नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस का आप लाइक शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिल सके। हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मंजरी जी। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी, जय जय श्री राम। मंजरी जी, अब्राहमिक अकॉर्ड जो कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में ट्रंप का एक बहु महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट कह लीजिए था, जो उन्होंने साल 2020 में शुरू किया। और इसमें ये था कि कुरान और बाइबल, इन दोनों की जो संततियां हैं, जिन्हें यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम के नाम से हम जानते हैं, अब्राहमिक रिलीजन वाले, इनके बीच में आपसी सहयोग हो सके। यानी दो चचेरे भाइयों के बीच में या तीन चचेरे भाइयों के बीच में ट्रंप साहब ने कहा कि आओ चलो दोस्ती करें। इसी अकॉर्ड का नाम अब्राहमिक अकॉर्ड रखा। 2020 में यूएई इसमें शामिल हो गया, सूडान हुआ, बहरीन हुआ, उसके बाद कुछ और देश भी आए। लेकिन उसके बाद ट्रंप का पहला कार्यकाल चला गया और अब ट्रंप ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्यार से एक आइसक्रीम हरे रंग की ऐसे बढ़ाई है और कहा है कि बाबू तुम भी आओ, अब्राहमिक अकॉर्ड साइन कर लो। अब्राहमिक अकॉर्ड साइन होने का जो पर्पज क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये तो मंजरी जी आप बताएंगी। लेकिन भारत कैसे इसमें अपने रणनीतिक फायदे को तलाशता है, 2020 में भी ये बात आ गई थी और अब अगर अब्राहमिक अकॉर्ड नाम की कोई समझौता होता भी है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम इस पर भी बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मंजरी जी से। मंजरी जी, अब्राहमिक अकॉर्ड दरअसल है क्या, मूल उद्देश्य क्या है और पाकिस्तान के शामिल होने में फिर उसको अपने पासपोर्ट से लेके न जाने क्या क्या बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर तो ये लिखा होता है यह पासपोर्ट एक्सेप्ट इजराइल, बाकी दुनिया के सभी देशों में लागू है। लेकिन चचेरे भाई के साथ जब अकॉर्ड हो जाएगा तो ये लाइन हटानी पड़ेगी और फिर इजराइल को कैसे बर्बाद करेगा पाकिस्तान, ये सवाल उठता है। तुर्की का क्या हाल होगा? ये ट्रंप को अचानक सोया हुआ जो सांप है उसको उन्होंने क्यों दोबारा जगा दिया है? ट्रंप की अब ये कौन सी नई रणनीति है अब्राहम अकॉर्ड की और पाकिस्तान क्यों फंसा हुआ है? ओवर टू यू प्लीज। देखिए, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा आपको। अगर अब्राहमिक अकॉर्ड को नहीं समझा तो फिर आज के इम्प्लीकेशन नहीं समझ में आएंगे। पहली चीज हमने पढ़ा है रामायण में, महाभारत में राजसूय यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण धरा पर, मतलब ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स, इसके ऊपर हिंदुत्व का, सनातन का शासन शासन था। अब आ जाते हैं कि इससे हुआ क्या। इससे ये हुआ कि देखिए, हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के, हम कहते हैं ना, दैत्य, असुर, दानव, राक्षस, ये 4 नाम हम लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म में ये चारों एक्टिवेट हो गए। ब्रह्मा का अब ब्रह्म किया एब्रह, सरस्वती का सारा किया उनकी पत्नी, या जो कुछ भी आप ले लीजिए। ओके। अब जो इनकी संततियां हैं, जिसमें आप ज़ोरास्ट्रियंस को ले लीजिए, आप क्रिश्चियंस को ले लीजिए, आप इस्लाम को ले लीजिए, ये तो आ गए आपके बड़े रिलीजन्स। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ छोटे रिलीजन्स थे, जैसे बाहा है, समृद्ध है, और उसके बाद फिर कई और हैं। तो जुडाइज्म भी इसी में आता है। ठीक है। फिर इसके बाद रेस्टफारी हैं, द्रूज हैं, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। बर्थ इनका एक ही जगह हुआ, मेडिटेरेनियन सी के से कैस्पियन सी के पास में, ये इनकी जन्मभूमि है। और आप देखिएगा इसी पूरे एरिया में आपको ये पूरी चीज घूमती मिलेगी। तो इजराइल जो है, जहां पर आप देखते हैं जेरूसलम, ठीक है, तो वो जो है इजराइल में है, वहां पर क्राइस्ट का जन्म हुआ। लेकिन वेटिकन में वो है भूमि। क्यों जेरूसलम में क्यों नहीं है? क्योंकि बाद में आए हुए इस्लाम ने इनको भगा दिया। ये जो पैगन और काफिर की इनके यहाँ एक अवधारणा है कि जिसने मुझे माना वो तो ठीक, और जिसने मुझे नहीं माना वो वाजिबुल कत्ल, जो मुझे छोड़ के गया वो वाजिबुल कत्ल।
अच्छा, स्त्रियां वहां हर जगह मतलब थोड़ा सा एक सॉफ्ट पावर की तरह रहती हैं, वो समझा बुझा के सही रास्ते पे लाती हैं। तो इन हम्म, सारे रिलीजन में लेडीज की तो सुनी ही नहीं है, उनको ब्रेनलेस कह दिया। तो जो सनातन में हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट मिरर इमेज यहाँ पर हो गया। ठीक है। सो पूरा सनातन हेट पे बना था। और इन ये सारे अगर एक साथ आ जाएंगे, देखिए 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कुछ हम्म, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, अगर ये आ जाते हैं तो ये सुपर पावर है। अभी क्या हो रहा है, दे आर फाइटिंग ईच अदर। ईरान हम्म, और इसराइल और अमेरिका की लड़ाई है। अगर ये सारे एक हो जाएं तो दे आर अ फॉर्मिडेबल फोर्स। और चूंकि ब्रह्मा का अब्रह्म हुआ था तो लड़ना किससे है, ऑब्वियसली। तो अच्छा, अभी आप कहिएगा इसराइल भारत की मदद करता है, ये मदद करता है, वो मदद करता है। बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता। ज्यूस को समझना है तो सिर्फ एक टेक्स्ट पढ़िएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर की कृति है, जिसमें वो कर्ज के बदले दिल मांग रहा है, लिविंग ऑर्गन। ठीक है। तो अच्छा, सेकंड में आपको हिंट ये देती हूँ कि भाई बड़े सारे होलोकास्ट और ये सब हो गया। भाई साहब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, आप बता सकते हैं? नहीं, किसी को नहीं मालूम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या हुआ था, बंगाल से सारा खाना ले गए थे, बंगाल उड़ीसा वगैरह में जो भयंकर अकाल हुआ था, लोग भूखे मर गए थे, वो चर्चिल की देन थी, क्योंकि उसने एक एक दाना जो है वो उठा के ले गया था कि मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़नी है। तो जो इनके कहते हैं कि कुछ पोलैंड के पास लोगों ने एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को मार दिया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। चर्चिल वांटेड टू फाइट एंड दिस ही फाइट। वो एक कहते हैं ना, मुझे तुमसे लड़ना है पर बहाना खोज रहा हूँ। जैसे ही हम्म, पहला बहाना मिला वैसे ही हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, अलाइड फोर्सेस जर्मनी में घुसे। ओके। उन्होंने इसके ऊपर आप इनग्लोरियस बास्टर्ड नाम की एक मूवी देखिएगा, उसमें दिया है कि किस तरीके से अलाइड फोर्सेस के लोग जाते थे जर्मन लड़कियों को उठाने के लिए। और हम्म, जर्मनी के लोगों के लिए बहुत सरदर्द होता था अपनी बेटियां बचाना। ये उस मूवी में साफ लिखा है। जो भारतीय सैनिक थे, जो ब्रिटिश रॉयल आर्मी के पास थे, उन्होंने जर्मनी के लोगों को बचाया, लड़कियों को बचाया। वो उन घरों के पास सामने पहरा देते थे, और चूंकि वो बहुत ब्रेव थे तो उसके हम्म, कारण ऑफिसर एंड जेंटलमैन एक शब्द निकला जो सिर्फ भारतीयों के लिए था। और हम्म, हिटलर इसीलिए भारतीयों की इज्जत करता था, क्योंकि जर्मनी की रक्षा के लिए, मतलब उनकी बेटियों की रक्षा के लिए अगर कोई खड़ा हुआ तो वो भारतीय थे। इसका हमें आजाद हिंद फौज में बाद में फायदा मिला। कमिंग हम्म। बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद लड़कियों का पता किसने बताया था, ज्यूस ने। राइट। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इस तरह के अटैक हुए, हिटलर का जन्म हुआ एक तरीके से, मतलब पॉलिटिकल बर्थ। एंड उसके बाद फिर उन्होंने ज्यूस से बदला लिया, हॉलोकास्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो इनकी एक पद्धति है उसको आज, अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नॉर्मैंडी वगैरह जब इनको जीतनी थी तो उन्हें भारतीय सैनिक ही लगे। हाइफा में इन्होंने देख लिया जिस तरीके से भारतीयों ने, एक बहुत ऑपोजिट बैटल है, मतलब ये सोचिए 100 200 10,000 से लड़ रहे हैं ना। वो कहते पुर्जा पुर्जा कट मरे तब ना छाड़े खेत। वो वाली हम्म, चीज में आपने सारा गढ़ी में देखा, आपने हाइफा में देखा, सब जगह देखा। तो भारतीय सेना सेना का चरित्र, उनकी वीरता, सारी चीजें स्टैब्लिश हो गई। हम्म, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है इस लैंड को, अच्छा यहाँ पर सब कुछ है, दिमाग भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छे हैं आपके, बहुत अच्छे। अगर आप केवल दिमाग खराब कर दें, इनको ये बता दें ये अहिंसा अच्छी है, ये अच्छा, जिसके चाल में भारतीय फंस जाते हैं हमेशा। तो अगर ये बता लें तो ये सबसे अच्छे गुलाम है। आप पूरा सिलिकॉन वैली देख लीजिए, आप यूएन में गई हुई भारतीय सेना देख लीजिए, कि अगर आप इनको जो है माइंडसेट इनका मोल्ड कर लें, जो कि वो फिल्मों वगैरह से कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे गुलाम भी हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम इनके काफिर और पेगन की अवधारणाएं आ रही हैं। ठीक।
तो अब अगर आप इब्राहिमिक अकॉर्ड बना लें जिसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और ये सारे मुस्लिम्स ये सब एक साथ आ जाएं, तब आपकी जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, एक फैक्टर है। अगर आप लेके आएंगे, जनसंख्या हो जाती है, टेक्नोलॉजी हो जाती है, सब कुछ एक साथ आ जाएंगे, तो इनके करीब करीब दो दुश्मन बनते हैं, जिसमें दूसरा दुश्मन है कि नहीं ये डिसाइड करना पड़ेगा, एक कम्युनिस्ट और दूसरे हिंदू। ओके, अब इन दोनों में जैसे ही मतलब सबसे पहले ये किसको कहेंगे, ये कहते हैं ना कि अगर एक सांप हो और एक हिंदू हो तो पहले हिंदू को मारो, एक सांप हो एक ब्राह्मण हो तो पहले ब्राह्मण को मारो। ये एक बनी हुई अवधारणा है। जब हम स्पेस प्रोग्राम अपने कर लेते हैं तो वो दिखाते ना, एक गाय वाला धोती में, फटी धोती में आ रहा है, वो एंट्री मांग रहा है सोफिस्टिकेटेड स्पेस क्लब में। दैट इज देयर मेंटालिटी ऑन एन एवरेज। तो ज्यूस के कहने पे ये इब्राहिमिक अकॉर्ड माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल को मालूम है प्रोडक्शन उन्होंने अमेरिका से उठा करके चाइना में भेज दिया है टू डोमिनेट द कम्युनिस्ट थ्रू कमर्शियल मीन्स। अब ये वहां पर भेज दिया है, चाइना इज गोइंग डाउन, आगे नहीं कर सकता। अमेरिका कर्ज में है, वो भी डाउन है। अब जो उठती हुई अकेली अर्थव्यवस्था है वो भारत है। तो अभी हाल फिलहाल में पीयूष गोयल जी ने कुछ ये कह लीजिए अकॉर्ड्स या वो डील साइन की है इजराइल से, ताकि वो प्रोडक्शन भारत में हो। लोग बड़े खुश हैं, इजराइल हमारा पुराना दोस्त है वगैरह वगैरह। बट अगर आप ये वो आ जाता है, इब्राहिमिक अकॉर्ड आ जाता है जिसमें सऊदी अरब, यूएई सारे के सारे वहां पर गल्फ कंट्रीज हैं, इजराइल के साथ हो जाते हैं। समवेयर इजराइल वांट्स दिस। छोटा सा देश है, ठीक है, लेबनान पे काबू करने की कोशिश कर रहा है, कई महीने हो गए, नहीं कर पा रहा है। ईरान से दूसरी झड़प चली, जीत तक नहीं पाए। ठीक है, तो अब क्या है कि तुमको हम जीत नहीं सकते तो हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। आओ भैया दोस्ती करें, इब्राहिमिक अकॉर्ड पे सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि इब्राहिम हमारे फोर फादर थे। लेट्स यूनाइट टुगेदर इन द नेम ऑफ इब्राहिम। उसके बाद लड़ना किससे है? यहूद तो हट गया, हनूदी तो बचा, राइट? और हनूद कौन है? आप और मैं। तो ये जो इब्राहिमिक अकॉर्ड बनाया जा रहा उसका ये है कि अच्छा, आपने अफ्रीका पूरा जीत रखा है, अफ्रीका में अगर कोई रिजरेक्शन हो रहा वो थैंक्स टू इंडिया है। आपने पूरा लैटिन अमेरिका जीत रखा है, वहां पे अगर कुछ स्वाभिमान आ रहा है तो वो थैंक्स टू भारत है। ऑस्ट्रेलिया, I2U2 कह लो, ऑस्कस कह लो, सब तरीके से आप वहां बैठे हैं। जापान में आप बैठे हैं, पैसिफिक ओशन में काफी जगह आप बैठे हैं। दो दुश्मन है प्रैक्टिकली, एक रशिया और एक भारत। ये अगर काबू में आ जाए, तीसरा भी ईरान, उसने साबित कर दिया कि तुम मुझे लड़के जीत नहीं सकते। तो अब जो बात वहां पर आ रही है कि एशिया विजय करना बाकी है। ओके, अगर ये एशिया, अच्छा अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, वो तो यूरोप का एक्सटेंशन है। यूरोप के ही लोग गए थे, यूरोप के ही अपराधी गए थे जिन्होंने अमेरिका बनाया। यूरोप पे ज्यूस की पकड़ थी, इसलिए अमेरिका पे ज्यूस की पकड़ है। उनकी जो पॉलिसीज है, जो कुछ है, वो ज्यूस ही तय करते हैं। यही चीज एक्सटेंशन यहाँ आएगा। ट्रम्प क्यों गए थे चाइना इस अब्राहमिक अकॉर्ड के जिंदा होने से पहले? हम तुम्हें प्रोडक्शन और अपनी सारी बैटरी ऑफ बिजनेसमैन को लेकर के गए थे। हम तुम्हें प्रोडक्शन देते हैं, तुम शांत बैठो, हम तुमको जो चाहिए वो हम देंगे, बस तुम ईरान को वो आम मत करो। क्यों? कि ईरान जीतना भी जरूरी है। ईरान स्वतंत्र रहेगा तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में खुराफातें चलती रहेंगी। ईरान को हम डोमिनेट कर लेंगे, बाकी सब हमने डोमिनेट कर रखा है, इसलिए मैं ईरान का साथ देती हूँ। हालांकि ईरान काफी सारी हरकत भारत के खिलाफ भी करता रहता है, बट आपको ये देखना है कि वो पड़ोसी जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसका घर गिरेगा तो मेरा अगला नंबर है। रूस 4 साल से यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, सबकी कंडीशन देख लीजिए।
आपको ये फंसाना चाह रहे हैं, इसीलिए मोदी जी जब कहते हैं तो बड़ी शराफत से ये एक ही सेंटेंस कहते हैं, बातचीत से हल निकालो। युद्ध के बाद भी तुमको बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत से हल निकालो। लेकिन जब आप बातचीत से हल निकालते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम है, आपको दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को सम्मान देना पड़ता है। और जब आप युद्ध से जीतते हैं तो उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके उसके ऊपर फुल काबू रखते हैं। और जब बातचीत के टेबल पे युद्ध के बाद आते हैं तो उसको सरेंडर के लिए फोर्स करते हैं कि तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, जो चलेगी हमारी चलेगी। कंप्लीट डोमिनेंस, मेरी मर्जी का, मेरी चीजों का, यही चीज इम्प्लीमेंट करनी है। इसके लिए हिम्मत ही नहीं। पाकिस्तान को इतना बल क्यों दिया गया? ईरान, पाकिस्तान हो, हैफा हो, कुछ भी हो, ये पूरा एरिया एक समय भारत था। जब आप रॉयल नेवी के अंडरगत सिख रेजिमेंट की लड़ाई देखेंगे जो हैफा में हुई थी, तो वो किसको बचा रहे थे? वो इजराइल नहीं बचा रहे थे, वो अपनी भूमि बचा रहे थे। एंड ये चीज नेतन्याहू ने स्वीकार कर ली। अब नेतन्याहू के खिलाफ सारे शुरू हो गए कि तूने मोदी से दोस्ती की, तू उसकी गोद में जाके बैठ गया। यही बात ट्रम्प ने बोली, ट्रम्प के पीछे पड़ गए। अब की बार ट्रम्प सरकार शुरुआती वहां से हुई थी। तो पूरी चीज क्या निकल के आ रही है कि पाकिस्तान को आपने इतना बल इसलिए दिया कि 1947 में तो अलग हुआ है, ब्लड इज इंडियन, डीएनए इज इंडियन। लेकिन कुछ तो जादू है, आप समाज सनातन से अलग जाते हैं, आपको नफरत सिखाई जाए, कुछ भी सिखाई जाए, वो जो एक आत्मा की एक आत्मबल होता है, एक शारीरिक बल होता है, एक संरचना होती है ओड में लड़ करके विजयी निकलने की, खत्म हो जाती। वरना पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा बेटर इक्विपमेंट दे करके भारत पे चढ़ाई कराई। पेटेंट टैंक्स के बदौलत ही तो चढ़ाई की थी भारत पे। उनके पास अपना कुछ नहीं था, पर उनको कुछ भी दे दो, डीएनए भी भारत है, भारतीय है, लेकिन चूंकि सनातन के नहीं है इसलिए सनातन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसी एंगल से देखा जाता है। तो अब क्या है, इब्राहिमिक अकॉर्ड बनाओ। भारत को जीतना जरूरी है क्योंकि भारत विद्या, मेधा, शक्ति सबका केंद्र है। और इसीलिए मैं आजकल कहती हूं कि स्त्रियों की वंदना करो, क्योंकि जब तुम स्त्री वंदना करते हो तो देवियां प्रसन्न होती हैं। बाकी कहीं स्त्री पूजन का विधान नहीं है। तो जो आपकी रूट्स है ना, वो मैटर करती है आज की जियो पॉलिटिक्स में। इब्राहिमिक अकॉर्ड बनाया जा रहा है, अब उसमें क्या है, पाकिस्तान को एक वो है, हम इसराइल के आगे नहीं झुकेंगे। तो बेटा अठन्नी नहीं मिलेगी, जिंदा रहना है, हाँ जी, साष्टांग दंडवत करो। तुम्हारे पासपोर्ट में क्या है, केवल 2 शब्द इरेज करने, नॉट फॉर इसराइल, बाकी ठीक है, एक सेंटेंस मिटाना है, बाकी वैसी की वैसी चलेगा। आगे आने वाले पासपोर्ट में तुम ये एक लाइन मत प्रिंट करो, हो गया। एक सिंपल लाइन हटा देने से बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि आसिम मुनीर नहीं झुकेंगे, ऑलरेडी झुक चुका है, नए पासपोर्ट आने में समय लगेगा। और ये सारी चीजें एक्सेप्टेंस जब किया जाता तो अनाउंस करके नहीं किया जाता। पाकिस्तान अपनी फितरत पहले ही दिखा चुका है। अमेरिका ने उम्मा ब्रदर अफगानिस्तान पे अटैक करने को कहा, पाकिस्तान ने किया। पैलेस्टीन के लिए रोने वाला पाकिस्तान पैलेस्टीन पे अटैक कर चुका है। ईरान के आईआरजीसी के लीडर को मरवाने में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो भाई मैं इनको सुपारी जनरल कहती हूँ, जो पाकिस्तान के हैं। उनका काम लड़ना नहीं है, उनको जिस काम के पैसे मिलते हैं उसको टू द बेस्ट एग्जीक्यूट करना। भाई आए थे करगिल में, फिर क्या हुआ, पूरी ऑड वॉर थी, राइट। कुछ तो पीछे से ऐसा हुआ कि इजराइल हमारा साथ देने आ गया। मतलब इजराइल जो चाह रहा तो पाकिस्तान ने नहीं किया, तो इजराइल ने भारत का साथ दे दिया, ठीक है, राइट। चल ये सारा यही रहा है। अगर इजराइल की बात पाकिस्तान मान ले तो रट्टा खत्म। यूएई में आकर के इजराइल ने अपनी बैटरीज लगाई ईरान के खिलाफ, राइट।
अब वही टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में आके लगे, कौन लगाएगा? इजरायली लगाएंगे। कौन आएगा? जुआ लगा आएगा। हम्म, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि हम इसराइल को मानते नहीं है। ठीक है। ऊपर से वहां के मुल्ला रेजिम शुरू हो गई कि अगर आसिम मुनीर झुके तो हम उनको मार देंगे। खटाई बस इतनी सी है। ठीक है। हाइफा से लेकर के सिंगापुर तक, जिसमें तिब्बत भी शामिल था, जिसमें वियतनाम भी शामिल था, ये भारत भूमि थी। जापान हम्म, क्यों कह रहा है कि मेरे 80-90% देवता भारत के हैं? अचानक जापान को याद आया? ठीक नहीं। ठीक ठीक। तो अच्छा, एक दो हमारा पॉइंट मैं प्रभाव आपके है। सामने रखता हूँ जरा। एक आपने ये बड़ा व्यापक एक खाका खींचा है जिसमें अब्राहमिक अकार्ड के पीछे की जो एक मनोवृत्ति है, जिसमें कल्चरल है, जिसमें रिलीजियस है, आपने उसको बताया। अब्राहमिक अकार्ड जब मैं पढ़ रहा था, 2020 का ड्राफ्ट जो इनका है, उस ड्राफ्ट में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट है, जिसमें बट नेचुरल फिजिकली इज़राइल भी उधर ही बसा हुआ है, तो वहाँ पर शांति आए। और शांति के बाद ये हासिल क्या करें? तो जब मैंने उसको देखा तो 4 चीज़ें थी। 4 चीज़ों में पहली चीज़ है व्यापार, दूसरा पर्यटन और तीसरा सुरक्षा सहयोग। इनके रास्ते खुलेंगे। चलिए, ये तो उनका ड्राफ्ट प्रपोज़ल है। फिर मैंने आगे जब इस पर रिसर्च करने का प्रयास किया कि भाई भारत का अब तक इसको लेके कम से कम सरकार के लेवल पर, क्योंकि 2020 में तो यही सरकार थी जब ये शुरू हुआ, अब तक क्या रहा है भारत में? तो मैंने ये पाया कि साफ तौर पर रणनीतिक रूप से फायदा मिला है भारत को। और कैसे मिला है? जो ये आधा-अधूरा अकॉर्ड ही है जिसमें अभी कम देश ही शामिल हैं, तो भारत इस अकॉर्ड के एग्जिस्टेंस की वजह से ही एक साथ अगर मुस्लिम यानी अरब देशों से संबंध बनाया तो उसी के साथ-साथ इज़राइल के साथ। ये दोनों एक साथ लेके चलना अब्राहमिक अकॉर्ड की वजह से ही संभव हुआ है कि आज मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर भी मिलता है। हर तरह के गल्फ कंट्रीज से हमारे समझौते भी हैं, वायदे भी हैं, व्यापार भी हैं, सहयोग भी है, सेम टू सेम इज़राइल के साथ। तो इसमें अकॉर्डिंग ये जो अकॉर्ड है अब्राहमिक अकॉर्ड, इसका बड़ा रोल है। तो ऐसे तो आपने जो बताया कि कल्चरली, रिलिजियसली ये हमको खत्म करने के लिए ये सारा गठजोड़ है। लेकिन कागज इनका कहता है कि नहीं, ये व्यापार और फलाने-फलाने के लिए है। जब मैं भारत का देखता हूँ 2020 के बाद, तो भारत की तो बल्ले-बल्ले है इसमें। एक साथ अकॉर्ड की वजह से दोनों के साथ संबंध है। वरना ये अकॉर्ड जब नहीं था, तो स्थिति ये थी कि नहीं साहब, आप अगर इज़राइल के साथ रिलेशन रख रहे हैं, तो हमारे साथ नहीं रखेंगे। हमारे साथ रख रहे हैं, तो इज़राइल के साथ नहीं रखेंगे। तो भारत की तो बल्ले-बल्ले है, अगर प्रैक्टिकली देखें तो। 2020 से अब तक जो आया है और आगे अगर ये अकॉर्ड बड़ा होता है, ज़्यादा देश शामिल होते हैं, तो भारत की रणनीतिक जो मुहिम है, वो और फ़ायदे में रहेगी। ने इस अकॉर्ड का फायदा उठा लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। ठीक है? आप उस चीज को दूसरी तरह से देखिए। अकॉर्ड बना रहे थे, ईरान नहीं आ रहा, हो गई लड़ाई। सेकंड बैटरी फरवरी से शुरू हुई, वो भी अभी कल भी फायरिंग वगैरह हुई है। तो ये तो राणा प्रताप और अकबर वाला हो गया, या तो दोस्ती कर लो, नहीं तो युद्ध होगा। ये कौन सी दादागिरी है? ओके। आप सबको एक इकोनॉमिक फायदा देकर के क्यों चल रहे हैं? कि भारत के साथ रहने में तुम्हारा फायदा है, भारत हटा तो तुम गए। सऊदी अरब हो या यूएई हो, एक समय अमेरिका ने इनको सिक्योरिटी का वादा किया था। फिर क्या हुआ? गद्दाफी गए, सद्दाम गए। सऊदी चालाकी से अपने संबंध बना के रखे हैं। उनके प्रिंसेस भी जो अमेरिका के खिलाफ जाते हैं, वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं। ये चीज ईरान ने देखी और ईरान ने जो है इसका, वही खमनेई जो इस रास्ते सत्ता में आया था, उसी खमनेई ने इसकी दिशा बदल दी। ठीक है? खमने वरना खमनेई की भी बलि चढ़ती। सब जगह देख लेते, बुर्किना फासो में यही हुआ, सब जगह यही हो रहा है, सीरिया में यही हुआ। आप ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी पैक्ट थी। अच्छा, मजेदार चीज क्या है, आप ये देखिए, प्री इंडिपेंडेंट एरा में, वैसे तो मैं इसे इंडिपेंडेंस नहीं मानती, तो यही चीज तो थी।
हर राजा से कहा था हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, फिर पड़ोस वाले राजा से भी कहा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब कोई बात आती थी ऐसी, अच्छा ये राजा कह रहे नवाब नहीं कह रहे, हम्म, माइंड करने वाली बात है, नवाब भी होते थे यहाँ पे। तो जब नवाब साहब कोई टेरिटरी लेने आते तो कहते थे आप दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं क्या करूं। ईरान इराक लड़े, 10 साल लड़े, अमेरिका ने खूब हथियार बेचे। यही चीज तो हमारे यहाँ थी जिसके कारण हम राजवंश से चिढ़ गए थे। तो अगर इसके कारण, क्योंकि आपने वहां पे सेना रखी थी, सैनिक अड्डे रखे थे, राजा बेकार थे, तो यूएई क्या है, अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। सऊदी क्या है, अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। आप हम्म, कुवैत में बोलिए, कतर में बोलिए, सब जगह तो सैनिक अड्डे हैं, और वही खत्म किए जा रहे हैं। तो कहानी पटकथा वही है। रीजनल सिक्योरिटी के नाम पे तब भी आए थे, रीजनल सिक्योरिटी के नाम पे अभी भी बैठे हुए हैं, टिल डेट बैठे हुए हैं। ऐसा ठीक। नहीं है कि कहीं से हट गई हो इनकी रीजनल सिक्योरिटी। कल ठीक है, कतर के एक बेस पे हमला हो गया, बात अलग है, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी देने के लिए अमेरिकन सेना अभी भी यहाँ पर है। तो इनकी रीजनल सिक्योरिटी का हम फायदा उठा रहे हैं, ये हमारी बुद्धिमानी हो सकती, पर इनसे हमको कोई खतरा नहीं है। जॉर्ज सोरोस यहाँ क्या कर रहा था, पप्पू को क्यों बैठाना चाह रहे हैं। 10 साल जो ये सुपर पीएम की सरकार थी, उसने क्या भारत का कोई हित किया। तो ये बात आपको किसी ने एक सपना दिखाया, वो कहते हैं ना, अक्सर बच्चों को टॉफी दिखाई जाती है, बच्चे चॉकलेट लेने जाते हैं और उनका अपहरण हो जाता है। कि आप चॉकलेट दिखाई जा रही है, आपको टॉफी दिखाई जा रही है, सुनहरे सब, मत भागना इनके पीछे। आपके अपने वार्निंग सिग्नल है आज भी। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था, शेख हसीना क्यों निकली, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, इनके यहाँ तो नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी थी, फिर क्या हुआ। यहाँ एक क्रिश्चियन कंट्री कार्व आउट कर हम्म, रहे थे, कुकी क्या है भैया, कंबोडिया थाईलैंड क्या है भैया, भारत ऑस्ट्रेलिया बच्चा है। अपने डिफेंस, हाँ भारत ऑस्ट्रेलिया बच्चा अपने है। डिफेंस। तो किसके चारों ओर घेरा लगा रहे हो मेरे भाई। भारत बच्चा है। लेकिन वो टॉफी की तरफ नहीं वो दोनों से टॉफी ले रहा है, अपनी टॉफी भी दे रहा है, वो दोनों से अपनी दोनों को टॉफी भी ले टॉफी रहा है। दे रहा है। हमने साइकोलॉजी रिवर्स कर ली, भारत बच्चा नहीं है, शाणा बच्चा है। नहीं, आपने अंकल कहा अंकल तो मेरे मैंने कहा कि पास, भारत बच्चा है। डिएगो गार्सिया में तुम क्या कर रहे हो, राइट। सब जगह बैठे हुए हैं, इंडोनेशिया में आप ठीक है। करने गए, हमने ग्रेट निकोबार डेवलप करना क्यों शुरू किया, आज तक तो नहीं करना शुरू किया था। आप इंडोनेशिया गए कुछ समझौता करने, हमने ग्रेट निकोबार से उसका जवाब दे दिया। काहे वहां पर राहुल गांधी एक पेड़ के नीचे फुटुआ खिंचाने गए थे, हम्म, 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 ओके, वो डीप स्टेट का आदमी है, ठीक गुरु ठीक। मान गया। बिल्कुल, ये बात समझ में फिर आती है। ये कॉकरोच बात जनता ये पार्टी का बात जन्म हुआ। ये बात समझ में आती है, क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिक्स में जब भी कहीं दूर देश में कुछ भी हो और कोई देश उसे अछूता रहे, ऐसा संभव नहीं है। तो अगर आप काकरोच को यहाँ पर ला रही हैं तो बिल्कुल वो भी सही है। हरे रंग का काकरोच भी हो सकता है, तिलचट्टा वो लाल रंग का भी हो सकता है, वो सफेद रंग का भी हो सकता है। यानी अब्राहमिक एकॉर्ड जो कि अब दोबारा ट्रंप जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2020 से अब तक भारत ने इसी अब्राहमिक एकॉर्ड के सर पर सवार होकर दोनों हाथों से दोनों बच्चों को टॉफी दी है और लगातार अपने लिए रास्ता बना रहा है। अब्राहमिक एकॉर्ड में अगर आज कोई फंसा है तो वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान इससे कैसे उभरेगा ये पाकिस्तान जाने। जिस पासपोर्ट पर चेंज की बात आप कर रही हैं और हमने बताया, तो बांग्लादेश वो कंगाल, वो बैठा हुआ, उसने जो अपना नया ई पासपोर्ट जारी किया है, वो भी पहले लिखा करता था कि एक्सेप्ट इजराइल, और उसके नए जो ई पासपोर्ट है उसमें से वो लाइन गायब है। तो खैर, ये सारे जो अब्राहमिक पुत्र हैं उनका आपस में क्या गठजोड़ है, कैसे चलेगा, लेकिन कागज तो यही कहता है कि ये आपसी शांति के लिए है, व्यापार के लिए है, पर्यटन के लिए है। भारत अपनी भूमि राष्ट्र प्रथम के भाव से लेके चल रहा है
और जो उसके साथ बदमाशी कर रहा है उसको कायदे से बदमाश बन के सबक सिखा रहा है, जो उसके साथ अच्छे से व्यापार कर रहा है, तो ठीक है भैया, हमारे साथ अच्छी निभेगी। इज़राइल एक हाथ में, दूसरे हाथ में तुम सारे, हम सबके साथ काम करेंगे और तेल तेल हम सबसे खरीदेंगे। तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। जी, कंक्लूड कीजिए प्लीज़। देखिए, सबसे पहले मोदी जी ने विकास की बात की थी, क्योंकि जैसे ही कोई विरोध करेगा उसे एक प्रोजेक्ट दे दो, वो उस प्रोजेक्ट को लगाने और बढ़ाने में बिजी हो जाएगा। आईमेक में हमने वो चाइना वाली गलती नहीं की है। अब सब हुँ, लोग जो हुँ। है आईमेक में आना चाह रहे हैं, सबका फायदा है। वो अपने फायदे में बिजी हो जा रहे हैं ना। ये चीज है कि तुम अपना विकास ठीक, देखो, अपने ऐशो आराम देखो, मैंने अपना वही ये बात सब देखो। हाँ। मैंने वही आपकी बात ही मैंने दूसरे शब्दों में कही कि भारत राष्ट्र प्रथम के भाव से चलता है और राष्ट्र प्रथम के भाव से मतलब है कि वो फंडा बिल्कुल क्लियर है कि हम अपना पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरे का देखेंगे। तुम्हारे कहने से उसको नहीं छोड़ेंगे, उसके कहने से तुमको नहीं छोड़ेंगे, हमको अगर छेड़ा तो किसी को नहीं छेड़ेंगे। ये है भारत का नया सिद्धांत। मंजरी जी, ब्राह्मिक अकार्ड के हवाले से ये जो बात हुई जिसमें आपने ऐतिहासिक उसके दस्तावेज भी बताए, महत्व बताए, रिलीजियस भी बताए और जो अभी हालिया संदर्भ है 2020 उसके बाद जो व्यावहारिक स्तर पर अकार्ड इस ब्राह्मिक अकार्ड का भारत पर जो असर पड़ रहा है, वो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको कुछ न कुछ सार्थक ज़रूर मिला होगा। अगर लगता है कि वाक़ई ये चर्चा सार्थक रही है, तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाइए, शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। मंजरी जी न्यूज़aholic मंजरी पर भी पाई जाती हैं, आप वहाँ भी ज़रूर जाइए। तो आज की चर्चा अब यहीं तक, मुझे यानी अवनीश और मंजरी जी हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।